हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक और बड़ी वैकेंसी के बारे में, जो यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। ये उत्तर प्रदेश से वैकेंसी निकाली गई है। यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, यहाँ से स्टाफ नर्स एंड सिस्टर ग्रेड सेकेंड पुरुष एंड महिला परीक्षा जो 2021 के लिए निकाली गई है, उसकी वैकेंसी यहाँ पे बताई गई है। तो इसके बारे में ये हिंदी का नोटिफिकेशन है कंप्लीट, और जिनको इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में भी मिल जाएगा। लेकिन ये जो नोटिफिकेशंस है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे जाना है और वहाँ पे सर्च करना है नर्सिंग चैलेंजर्स, और अपने आप को ऐड कर लेना है। दोस्तों वहाँ पे डेली टेस्ट सीरीज भी होती है, तो उसका भी फ़ायदा आप फ्री ऑफ कॉस्ट उठा सकते हैं। तो चलिए सुपरफिशियली इस कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। बाकी आप PDF जैसे आपको मिलती है तो आप वहाँ से आप कंप्लीट PDF के अंदर और पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 16/7/2021, यानी कि कल से इसके जो फॉर्म सबमिट होने स्टार्ट हो चुके हैं। आगे देखिए ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि 12/8/2021। दोस्तों ध्यान रखिएगा एक चीज़, आपको एक चीज़ और दे रखिए, यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन स्वीकार यानी सबमिट किए जाने की अंतिम तिथि 16/8/2021। तो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, 12/8/2021 तक आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। तो सीधी सीधी बात है, 12/8/2021 तक ही आपको ऑनलाइन कंप्लीट जो आपका फॉर्म है वो सबमिट कर देना है। उसके बाद 13 तारीख को आपका ऑनलाइन फॉर्म सबमिट नहीं होगा। सबमिट ऑनलाइन उन्हीं का होगा जिन्होंने ऑलरेडी पेमेंट पहले कर रखा है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऐसा ना सोचे कि 16/8 दे रखा है तो आप 14 तारीख को फॉर्म भर रहे हैं, आपके ऑनलाइन फीस पेमेंट नहीं हो पाएगा। तो आपको जल्दी से जल्दी फॉर्म सबमिट कर देना है 12/8 से पहले पहले। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट देखिए महत्वपूर्ण कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस के तौर पे लिखा हुआ है कि अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स छिपाते हैं या फिर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो फर्जी पाए जाते हैं तो आपकी अभ्यर्थता यहाँ से नष्ट कर दी जाएगी, निरस्त कर दी जाएगी। साथ में आप फ्यूचर में कभी भी यूपीपीएससी में एग्ज़ाम होने वाली कोई भी एग्ज़ाम आप नहीं दे पाएंगे, ये यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। आगे देखिए आपको यहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई है, जब आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे होते हैं उस टाइम आपको हार्ड कॉपी, जब आप फॉर्म मतलब सबमिट कर देते हैं उसके बाद जो आपको कॉपी मिलती है वो आपको अपने पास में रखनी है। जो आपको प्रिंट मिलता है वो अपने पास में रखना है। साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हैं, उनकी फ़ोटोकॉपीज़ एंड ओरिजिनल जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो कभी भी यूपीपीएससी के द्वारा देखे जा सकते हैं। इनके लिए इन्होंने एक अलग से नोटिस जारी करके आपको बता दिया जाएगा। आगे देखिए अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय एक चीज़ और देखिए, जो आप प्रिंट ले रहे हैं, जो आपका मतलब कंप्लीट फॉर्म जैसे सबमिट हो जाता है उसके बाद की प्रिंट तो आप लेंगे ही लेंगे, साथ में ये चीज़ें आपके पास में अवेलेबल होनी ज़रूरी है। कभी भी यूपीपीएससी आपसे मांग सकता है जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे साफ साफ निर्देशित किया गया है कि जब आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं उस टाइम जो 3 चरण यहाँ पे अलग अलग आपको बताए गए हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद फीस का भुगतान करना है, उसके बाद आपको फाइनल सबमिट करना है, मतलब आपको कंप्लीट फॉर्म फीस सबमिट के बाद में करना है। तो इस प्रकार से ये जो 3 आपको चरण बताए गए हैं, इन तीनों चरणों की आपको प्रिंट लेनी है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं इनका प्रिंट निकलवा लीजिए, जैसे आप फीस भुगतान करते हैं तो इसका भी आप प्रिंट निकलवा लीजिए, जैसे आप फाइनल सबमिट कर देते हैं उसके बाद का प्रिंट तो वैसे ही मिल जाता है और आपको निकलवा भी लेना है। तीनों के प्रिंट आपको अपने पास में रखने हैं। ये आपको कभी भी देखा जा सकता है, मतलब आपकी ये जो प्रिंट है वो आपसे कभी भी मांगे जा सकते हैं। जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद आपके ये प्रिंट ज़रूर देखे जाएंगे। ओके, तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। कुछ यहाँ पे विशेष सूचना दी हुई है। विशेष सूचना में ये है कि जब आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं और आप जब बैंक से मतलब अपना शुल्क जब जमा करवाते हैं तो उसके बाद जब आप सबमिट कर देते हैं उसके बाद में मान लीजिए आपको गलत तरीके से आप कर रहे हैं तो आपका जैसे मान लो पैसा कट गया और उनके पास नहीं पहुंचा तो आपका फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं हो पाएगा। अगर आप सही तरीके से आप अपना जो ऑनलाइन पेमेंट है वो कर रहे हैं तो आपका फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और, अगर आपने ऑनलाइन जो फ़ीस पेमेंट है वो कर दिया है उसके बाद आपको फिर से वो पेमेंट नहीं दिया जाएगा, ये भी यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। आगे देखिए ऑनलाइन आवेदन करते समय आप अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वहीं दे जो आप अपने पास में मतलब आपके फ़ोन में रहती है, एनी टाइम आपके पास मतलब आपके फ़ोन में रहती है।
वही ईमेल आईडी आपको देनी है, वही मोबाइल नंबर आपको देने हैं। उनके ऊपर जो भी सूचनाएं होगी, जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे, वो टाइम टू टाइम भेजते रहेंगे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, कहीं आप बंदे जो ईमेल आईडी वो दे रहे हैं तो आपके पास जो नोटिस है, जो नोटिफिकेशंस है, जो इंस्ट्रक्शंस है, वो नहीं आ पाएंगे। ओके, आगे देखिए, ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना, किस प्रकार से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। देखिए यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो सिस्टम है, उसकी जो कंप्लीट पीडीएफ है, जो आपको पीडीएफ में आपको बता रहा हूँ, जो नोटिफिकेशन, ये आपको मिलेगा UPPSC.UPNIC.in, ये जो वेबसाइट है यहाँ से, और यहीं से आपको फॉर्म सबमिट करना है। यहाँ पे ऑल वैकेंसीज या ऑल नोटिफिकेशन या एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करना है। ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट जो है आपके सामने ओपन हो जाएगा। यूज़र इंस्ट्रक्शंस आपको वहाँ पे शो होंगे, व्यू एडवर्टाइजमेंट शो होगा और अप्लाई शो होगा। तो जैसे आप इंस्ट्रक्शंस तो अभी पढ़ ही रहे हैं, यूज़र इंस्ट्रक्शंस आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे दिए होंगे, वो भी आप पढ़ लेना। और जो एडवर्टाइजमेंट है वो मैं आपको बता ही रहा हूँ, अप्लाई पे आपको क्लिक करके आपको अपना फॉर्म भर देना है। ओके, इसी प्रकार से आपको कंप्लीट जो है प्रोसेस यहाँ पे दे रखी है कि किस प्रकार से आपको फॉर्म सबमिट करना है। जो फर्स्ट जो स्टेज होगी उसके अंदर आपको क्या करना है, बेसिक आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अप्लाई क्लिक करने के बाद कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद जो बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आपको सबमिट करना है। क्लिक जो आपको मतलब कुल मिला के यहाँ पे आपको जो आपकी ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, आपका नाम वगैरह है, वो आपको सबमिट करना है। उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी हो जाएगा। प्रिंट आपको ज़रूर निकलवा लेनी है, ये आपको सबसे पहले बताया कि जब आप रजिस्ट्रेशन करो उस टाइम की, और जब आप फीस पेमेंट करो उस टाइम की, और जब आप फाइनल सबमिट करो उस टाइम की, आपको प्रिंट ज़रूर ले लेनी है। आगे देखिए, सेकंड जो स्टेज होगी उसके अंदर आपको क्या करना है, फ़ीस पेमेंट करनी है, फीस टू बी डिपॉजिटेड। ओके, आपको प्रोसीड टू पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको फीस डिपॉजिट करनी है। किस मेथड से आप कर सकते हैं, देखिए नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, कार्ड पेमेंट से कर सकते हैं, अदर जो पेमेंट मोड है उनसे भी आप कर सकते हैं, जैसे PAR है। इस प्रकार से आपको जो है यहाँ से फ़ीस पेमेंट जो है वो करनी है। इसका भी आपको प्रिंट निकलवा लेना है। यहाँ पे देखो बार बार बता रहा है आपको कि प्रिंट जो है वो आपको लेनी है, यहाँ पर भी बताया गया है। ओके, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी देख सकते हो, प्रिंट रजिस्ट्रेशन स्लिप, प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट। आगे देखिए, जो थर्ड स्टेज होगी उसके अंदर आपको कंप्लीट जो है अपना फॉर्म सबमिट करना है। उसके अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे लिए जाते हैं वो आपको अपलोड करने हैं। उसके बाद आपको फाइनल सबमिट करने के मतलब आपको फाइनल सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में यहाँ पर भी आपको जो क्या करना है, कंप्लीट जो आपका सबमिट हो जाता है उसके बाद आपको प्रिंट ले लेना है। आगे देखिए, जो पेमेंट है वो कितना क्या रहेगा, मतलब ऑनलाइन जो फीस रहेगी आपकी कितनी क्या रहेगी इस एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पे देखिए, जो जनरल और जो OBC कैंडिडेट है, यानी अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग, जो कैंडिडेट के जो भी कैंडिडेट है उनका परीक्षा शुल्क रहेगा 100 रुपये, और ऑनलाइन प्रक्रिया जो शुल्क है वो रहेगा 25 रुपये, यानी टोटल आपको यहाँ पे 125 रुपये देने होंगे। आगे अनुसूचित जाति यानी अनुसूचित जनजाति, इसके लिए 40 रुपये परीक्षा शुल्क, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपये, टोटल आपके 65 रुपये यहाँ पे लिए जाएंगे। आगे जो और बच गए उनके देख लीजिए। दिव्यांग जो श्रेणी है उनके लिए परीक्षा शुल्क कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन जो प्रक्रिया शुल्क है मात्र 25 रुपये आपसे लिए जाएंगे। यहाँ पे जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए यहाँ पे 40 रुपये परीक्षा शुल्क है, ऑनलाइन शुल्क 25 रुपये है। इस प्रकार से आपको 65 रुपये यहाँ पे लिए जाएंगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित महिला, अपनी मूल श्रेणी के अनुसार इनका मतलब कुछ भी यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। बाकी यहाँ पे ज़्यादा कुछ यहाँ पे मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस आपसे नहीं ली जा रही है। तो आप फॉर्म यहाँ पे सबमिट ज़रूर कर दीजिएगा और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। ऐसे अभ्यर्थी जो यूपी लोक सेवा आयोग से प्रतिवारित किए गए हैं उनके प्रत्यावरण अवधि समस्या नहीं है, मतलब अवधि समाप्त नहीं हुई है, उनका बेसिक रजिस्ट्रेशन स्वीकार्य नहीं होगा। तो ये भी यूपी के लोग ध्यान रखिए। यदि प्रतिवारण संबंधित तथ्यों को छिपाकर आवेदन भी कर देते हैं तो भविष्य में आपका मतलब यहाँ से ना तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा, वहीं से भी आप हट जाएंगे और आपको फ्यूचर में कभी भी यहाँ पे नहीं लिया जाएगा UPPSC के अंदर। ओके, सबमिट किए गए आवेदन में संशोधन जो आप सबमिट कर देते हैं उसके बाद आप अगर संशोधन करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए पूरी प्रोसेस बता रखी है। ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने के बाद यदि किसी अभ्यर्थी को सबमिट किए जा चुके आवेदन में किसी त्रुटि का ज्ञान होता है तो परीक्षा का नाम व भर्ती का प्रकार, रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर ऐसे मामले जिनके संशोधित श्रेणी का शुल्क अधिक है को छोड़कर
परिशिष्ट त्रुटि करने की दिशा में अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क के साथ ही नया ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि पूर्व में जमा हुआ जो किया गया शुल्क है किसी भी दशा में समायोजित या वापस नहीं किया जाएगा। किसी ने मान लीजिए फॉर्म भरते समय कोई गलती कर दी है और वो चाहता है कि मैं वापस इसको फॉर्म को सबमिट करूं या फिर इसमें करेक्शन करूं, तो आपको फिर से पेमेंट करना होगा। वहीं प्रोसेस आपको फिर से करनी होगी, आपको दोबारा से अपना फॉर्म सबमिट करना होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। आपको जब भी आप फॉर्म भरें तो आप ध्यानपूर्वक भरें, कोई भी गलती ना करें। बाकी आपको यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस फिर से समझा रखी है, तो ये PDF के अंदर आप अच्छे से पढ़ लेना। बाकी आपको यहाँ पे कुछ मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो मैं बता देता हूँ। बात करें पोस्ट की, कितने क्या पोस्ट है ये तो मैंने आपको बता दी कि 3012 टोटल पोस्ट है। यहाँ पे एक जो कॉलेज है, जो मेडिकल कॉलेज है KGMU, इसके अंदर स्टाफ नर्स या फिर सिस्टर ग्रेड की टोटल 341 पोस्ट है। और जो बाकी जो पोस्ट है सिस्टर ग्रेड सेकेंड है स्टाफ नर्स की है, उनके लिए जो महिला है उनके पदों के लिए 2671 पोस्ट है। देखिए सिर्फ पुरुषों के लिए 341 पोस्ट है। यहाँ पर भी बहुत ही बड़ा रेशियो लागू होता है। वहाँ 80-20 एम्स में, तो यहाँ पर भी और ही बड़ा यहाँ पे रेशियो लागू होता है। जो KGMU है उसके अंदर मात्र मेल नर्सेज के लिए 341 पोस्ट निकाली गई है, और जो फीमेल है उनके लिए 2671 पोस्ट निकाली गई है। टोटल पोस्ट होती है आपकी 3012। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी खतरनाक वाला रेशियो, यानी मेल और फीमेल में जो जेंडर रिजर्वेशन है वो यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। देखिए वेतनमान की बात करें, पद जो देखिए एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पे जो पद है, जो आपका पोस्ट है वो क्या है, टेम्पररी है, अस्थायी है। अस्थायी है, देख लीजिएगा फिर से, अस्थायी पोस्ट आपकी यहाँ पे परमानेंट ये वैकेंसी नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट पे है। तो आपको कभी भी हटाया जा सकता है। हो सकता है आपको 10 साल यहाँ पे रखे, 5 साल यहाँ पे रखे, 15 साल यहाँ पे रखे, कब तक भी जब तक आपको रखा जाएगा उसके बाद आपको कुल मिला के स्थायी स्थायी नहीं किया जाएगा, परमानेंट नहीं किया जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट पे रहेगी, कभी भी आपको हटा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए वेतनमान, यानी कितने की आपको सैलरी यहाँ पे मिलेगी। पे ग्रेड आपका 7th पे लेवल से रहेगा, 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये तक सैलरी तो आपको अच्छी खासी मिलेगी। लेकिन ये पोस्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे, यानी अस्थायी है, परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी वैकेंसी है। आरक्षण की बात करें तो आरक्षण तो सिर्फ और सिर्फ यूपी के कैंडिडेट्स को ही मिलने वाला है, बाकी किसी स्टेट के कैंडिडेट्स को नहीं दिया जाएगा। बाकी आप यहाँ पे पढ़ते रहना क्या क्या है, बहुत बड़ा ये नोटिफिकेशन है, तो मैं आपको बता देता हूँ जो शॉर्ट एंड स्वीट में जो चाहिए, आपको जो समझना है। और साथ ही यहाँ पे वैवाहिक परिस्थिति, जो वैवाहिक कंडीशन है वो भी दे रखी है कि ऐसे विवाहित पुरुष अभ्यर्थी जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो, या फिर महिला जिनके एक से ज़्यादा विवाह हो चुके हो और जो पति है वो जीवित हो, तो वो इनके पात्र नहीं होंगे, इस एग्ज़ाम में आपको नहीं लिया जाएगा। बात करें आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे जो पुरुष है स्टाफ नर्स की, जो पुरुष की 341 पोस्ट है, उसके लिए स्टाफ नर्स के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास एक माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी से 12वीं पास से होना चाहिए, इंटरमीडिएट परीक्षा पास होना चाहिए, साथ ही सरकार द्वारा उसके समस्त मान्यता प्राप्त कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। संयुक्त प्रांत नर्स व दात्री परिषद में रजिस्ट्रेशन योग्य सामान्य नर्सिंग, कुल मिला के जो GNM BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कर सके हैं, कहाँ से, यूपी से, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे संयुक्त प्रांत कुल मिला के वो 3 महीने का, जो 3 साल का जो डिप्लोमा होता है आपका GNM का, वहीं फिर से बता रखा है कि वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, GNM के कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ दी है कि 12वीं पास कहाँ की होनी चाहिए, यूपी से होनी चाहिए, नहीं उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट्स ही यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आगे स्टाफ नर्स महिला के लिए वही चीज़ें फिर से हैं, वही जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सेम आपकी रखी गई है। सिस्टर ग्रेड सेकंड के लिए जो पुरुष और महिला ली जाएगी KGMU के लिए, उसके अंदर देखिए यहाँ पे डिप्लोमा यानी कि GNM जो कर रखे हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। लार्ज हॉस्पिटल या फिर मेडिकल कॉलेज या फिर BSc नर्सिंग, इसका आपके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए KGMU के लिए। बाकी यहाँ पे जो देखिए जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल है, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन ऑफ मेल नर्सेज, यहाँ पे इसके लिए, इस पोस्ट के लिए ऑल इंडिया कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। स्टेट नर्सिंग काउंसिल का आपके पास में क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए।
नेक्स्ट यहाँ पे कुछ नोट लिखे हुए हैं, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा यहाँ पे वो है नोटिफिकेशन। यहाँ पे मतलब जो संविदा पे लगे हुए हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पे यहाँ पे लगे हुए हैं, उनको भी यहाँ पे जो अलग से मार्किंग है वो अलग से दी जाएगी। मतलब 10 से 15 नंबर तक इनको अलग अलग जो मार्किंग है, जितने साल का एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर दिए जाएंगे। ओके, जो कॉन्ट्रैक्ट पे यहाँ पे लगे हुए हैं उनकी बात हो रही है। यहाँ पे आगे और जो एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए, ये आपकी एज लिमिट है। बाकी जो छूट है वो अकॉर्डिंग टू यूपी गवर्नमेंट रूल आपको मिलेगी। परीक्षा के संबंध में बात करें तो एग्ज़ाम जो है वो विभिन्न पदों के लिए अलग अलग जो आपकी सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर है वो बनाए दिए जाएंगे। एडमिट कार्ड आपके जो है इस साइट से आपको मिल ही जाएंगे। बात करें जो आपकी एग्ज़ाम में सिलेबस होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे जो आपका सिलेबस है वो देख लेते हैं, सिलेबस में आपको क्या पूछा जाएगा, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है वो आप देखते रहना। वैसे आपका ऑफलाइन पेपर होगा, ओएमआर शीट आपको दी जाएगी जिसमें 3 कॉपी होगी, यानी कि 2 कार्बन कॉपी होगी, 1 ओरिजिनल कॉपी होगी। जो 2 कॉपी होगी ऊपर की वो वहाँ पे रख ली जाएगी और जो 1 आपको कॉपी है वो दी जाएगी। ओके, ओरिजिनल कॉपी वहाँ पे रखेंगे, दूसरी जो कैंडिडेट कॉपी होगी वो आपको दी जाएगी। साथ ही बात करें यहाँ पे जो एग्ज़ाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन का आपको 1 नंबर दिया जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 वैकल्पिक उत्तर होंगे। उम्मीदवार को प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 गलत उत्तर के लिए प्रश्न है तो मतलब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी की गई है 1/3, मतलब 3 क्वेश्चन आप गलत करके आते हैं तो आपका 1 क्वेश्चन जो सही है उनमें से गलत हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे मतलब कितने क्या नंबर आपको लाने हैं, 35 नंबर किनको लाने हैं, 35 से अबव किनको लाने हैं, इस प्रकार से मिनिमम आपके इतने नंबर आने चाहिए। लेकिन जो एक चीज़ है वो देख लीजिए, यहाँ पे फिर से आ रही है जो डार्क की हुई है, ये आपको समझने लायक बात है। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा कोई भी प्रमाण पत्र फर्जी या मतलब फर्जी तरीके से आप सबमिट कर देते हैं और उसके बाद आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते हैं तो आपको वहाँ से हटाया तो जाएगा ही, और साथ में कभी भी मतलब फ्यूचर में आप कभी भी यूपीपीएससी के एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं और आईपीसी के अंतर्गत आपके ऊपर कार्यवाही भी हो सकती हैं। ओके, यहाँ पे आपको फिर से मतलब कंप्लीट प्रोसेस दे रखी है, ये आप पढ़ते रहना। मैं आपको सिलेबस और बता देता हूँ, सिलेबस क्या रहेगा आपका। यहाँ पे देखिए ऑल जो नोटिफिकेशन है वो एडवर्टाइजमेंट वगैरह है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। एडवर्टाइजमेंट फर्स्ट स्टेज करना है, सेकंड स्टेज करना है, थर्ड स्टेज, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस आप देख सकते हैं अपना वापस, मतलब आप उस फॉर्म को सबमिट करने के बाद। एग्जामिनेशन सेगमेंट की बात करें तो प्रिंट एड्रेस स्लिप जो है सेंडिंग डॉक्यूमेंट टू कमीशन, जैसे आपका जो एडमिट कार्ड वगैरह है वो आपको डाउनलोड आप कर सकते हो इसके मतलब इस वेबसाइट से। इंटरव्यू लेटर, सिलेबस वगैरह वो सब कुछ यहाँ पे वैसे दे रखा है सिलेबस। तो रजिस्ट्रेशन जो रिगार्डिंग एप्लीकेशन है, मतलब आपको किस प्रकार से कंप्लीट प्रोसेस देखनी है वो आपको कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पे बता रखी है, स्टेप बाय स्टेप आप समझ सकते हैं। ओके, प्रीशिस्ट फर्स्ट है, यहाँ पे कुछ यूपी के यहाँ पे कुछ जो आपके यानी कि आप जब ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं वहाँ पे आपको जो इमेज वगैरह जो सबमिट करनी हो इस प्रकार से करनी है, मतलब कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म भरने की यहाँ पे प्रोसेस आपको दिखा रखी है। उसके बाद यूपी के कुछ लोग जो है उनके जो कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं वो इस प्रकार से आपको मांगे गए हैं। जिनके पास में हैं तो उनके पास में तो अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है वो बनवा लीजिए। इस प्रकार से आपको बनवाने हैं, मतलब यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट यहाँ पे दे रखे हैं जो आपको PDF के अंदर मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से देख लेना। बाकी जो सिलेबस है वो देख लीजिए। सिलेबस की बात करें तो जीके के आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, भारत का इतिहास भी आपको याद करना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में आपको पढ़ना है, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत की और विश्व की भौतिक एवं सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल आपको याद करनी है, राजनीति विज्ञान आपको देखनी है, मतलब आपको पॉलिटिक्स भी पढ़नी है, अर्थव्यवस्था आपको पढ़नी है, इकोनॉमी पढ़नी है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो समसामयिक घटनाएँ होती हैं, मतलब जो करंट अफेयर है वो आपको पढ़ना है, भारतीय कृषि, सामान्य विज्ञान, इनके क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाएंगे। प्रारंभिक गणित हाई स्कूल जो आपकी 10th तक की होती है वो मतलब मैथ भी पूछी जाएगी। सामान्य हिंदी में बात करें तो विलोम, वाक्यवर्तनी शुद्धि, अनेक शब्द और तत्सम तद्भव विशेष एंड विश्लेषण। नेक्स्ट पर्यायवाची शब्द। तो दोस्तों UPRVVUNL का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो भी UPRVUNL का एग्ज़ाम हुआ था, यूपी का ही था वो भी, उसके अंदर कुछ हिंदी के सवाल आपको दिए गए हैं, वो आप अच्छे से याद कर लेना। हो सकता है उनमें से आपको क्वेश्चन मिल जाए और वो आपको 2021 ऑल पेपर के अंदर आपको मिली जाएगी वीडियो, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। नर्सिंग के जो है एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपको पूछी जाएगी, और जो नर्सिंग की बुनियादी बातें हैं
जैसे मान लीजिए जो आपको एक प्रकार से जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है वो आपको पूछी जाएगी। प्राथमिक चिकित्सा यानी प्राथमिक जो प्राइमरी हेल्थ होती है उसके बारे में आपको पूछा जा सकता है, या फिर जो फर्स्ट एड होता है उसके बारे में क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। यानी फर्स्ट एड है कुल मिला के, यानी कि जो फर्स्ट एड है उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग आपको पूछी जाएगी। यहाँ पे नाम भी दे रखे हैं कौन कौन से सब्जेक्ट से, मतलब कुल मिला के ऑल ओवर जो आपको सिस्टम है वो आपको पूछी जाएंगे। MSN आपको पूछी जाएगी। आगे देखिए यहाँ पे साइकेट्रिक आपको पूछी जाएगी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पूछी जाएगी, OBG आपको याद करनी है। उसके बाद पीडियाट्रिक भी आपको पढ़नी है। साथ ही व्यावसायिक रुझान यानी कि जो CET CHN है वो भी आपको पढ़नी है। साथ ही माइक्रोबायोलॉजी एंड साइकोलॉजी, नेक्स्ट है समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी। ऑल ओवर सब्जेक्ट मतलब कुल मिला के ऑल ओवर जो नर्सिंग के सब्जेक्ट है वो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो ये आपका कुछ सिलेबस है, और संविदा के आधार पर जो कार्यरत है उन अभ्यर्थियों को, मतलब जो संविदा पे हैं उनको ये भरना ही भरना है, ताकि आपको वहाँ पे जो अलग से अंक दिए जाते हैं वो उनका आपको फ़ायदा मिल सके। आपको ये भर के सबमिट करना होगा। तो ये कुल मिला के एक छोटा सा एक नोटिफिकेशन तो बहुत बड़ा हो गया है, छोटा सा तो क्या है, लेकिन आप इस प्रकार से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे और दे रखी है। आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर, आपको जो PDF है वो मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। दोस्तों फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नई वैकेंसी के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।